होप यू आर डूइंग वेल। अभी बच्चों से सीधा सामना तो नहीं हो पा रहा है इस ऑनलाइन क्लास में, वरना सामने बैठ के पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों मजा ही अलग है। लेकिन अभी जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। कई सारे बच्चे परिचित हो सकते हैं, कई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सामने होते हैं तो हम भी देखते हैं, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। मैंने कहा पढ़ाने वाले के लिए भी इंटरेस्ट अलग होता है और बच्चे के लिए भी अलग होता है। बट अभी हम लोग इसी साधन से काम चला रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कई परिचित भी नहीं होते हैं, वो जैसे नाम देखते हैं कहीं वीडियो लेक्चर में लिखा हुआ आता है, तो वहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे एसएस सर के नाम से लिखा हुआ नाम आएगा आपके वीडियो में, आपके इन बॉटनी लेक्चर्स में। पूरा नाम मेरा स्वतंत्र सिंह, हाँ थोड़ा टेढ़ा नाम है, स्वतंत्र सिंह। एक बारी में किसी को बताओ तो लगता है कि शायद नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नाम ही है। जो आगे हमारा पार्ट शुरू हो रहा है इस कॉमन बेसिक से इंटरेक्शन से, वो इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन यहाँ पर पॉइंट में आता है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अगला जो हेडिंग एनसीईआरटी लेता है वही मैंने लिखा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये यहाँ क्या बताना चाह रहा है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये बताना चाह रहा है कि हम अपने चारों तरफ जब देखेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाएंगे। कोई प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स हो सकते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा साइंटिफिक आइडिया लगाएं, तो हमें बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनको हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पता नहीं चला पाएंगे कि यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म भी है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स काइंड के ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, दुनिया में जितने प्रकार के ये सब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इसके लिए जो कॉमन टर्म है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी। कैसे लिखता है एनसीईआरटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये एक जनरल डेफिनेशन है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के लिए। अभी मैं ये किसी एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट या पॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक जनरल डेफिनेशन पूरी अर्थ के लिए कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म के प्रकार और उनकी संख्या है, वही सब अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। अब जब हमने कहा उनके प्रकार, तो प्रकार कैसे काउंट किए, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए जो पॉइंट आता है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और एनी अदर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पीशीज है, दूसरे और मैमल्स हैं, काव बफेलो हैं, वो अलग स्पीशीज है। आपको काव बफेलो देखने में दोनों लगेगा, दोनों गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, लेकिन दोनों अलग स्पीशीज है। उनके फीचर्स में डिफरेंस दिखता है, कुछ में इतनी क्लोजनेस होगी कि शायद आसानी से डिफरेंस पहचानना संभव ना हो, तो उसके लिए और साइंटिफिक मेथड लगेंगे जो आप आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत आसान सी डेफिनेशन दे दी, जरा सा सिंपल टर्म लिख दिया कि जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है वही क्या है, वो अलग अलग स्पीशीज है। और जिस एरिया में जितने अधिक प्रकार की स्पीशीज पाई जाएंगी, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उतनी ज्यादा है। अर्थ के लिए तो कॉमन हो ही गया, किसी अलग अलग एरिया की भी अपनी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, बिल्कुल। फॉरेस्ट की अपनी बायोडाइवर्सिटी है, ग्रासलैंड की अपनी बायोडाइवर्सिटी है। तो इसका मतलब अर्थ के लिए कॉमन है ही, पर अलग अलग एरिया में भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ऐसे भी एनसीईआरटी कहता है कि जब आप किसी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, यही लिखता है थ्योरी में एनसीईआरटी, तो आपको नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे। आप देखेंगे आपकी जो ऑब्जर्व डाइवर्सिटी है वो बढ़ रही है। लेकिन निश्चित सी बात है, इसके बढ़ने की एक लिमिट होगी। जब आप सारे ऑर्गेनिज्म या लगभग सबके एग्जाम्पल स्टडी कर लेंगे तो बायोडाइवर्सिटी में और इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जितने क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, अगर आपने लगभग सारों को ऑब्जर्व कर लिया, जितने आप कर सकते थे, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा आपकी ऑब्जर्व्ड बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन साथ में एनसीईआरटी कहता है कि क्या अब भी कुछ बच जाएंगे? यस, अभी तो दुनिया के सारे
ऑर्गेनिजम्स को ये साइंटिस्ट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए तो आप कैसे देख लेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र में आपके द्वारा ऑब्जर्व्ड बायोडायवर्सिटी का सैचुरेशन आ सकता है, बट स्टिल देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब इसी मैग्नीट्यूड के बारे में बात आई कि मैग्नीट्यूड का डिस्क्रिप्शन क्या है। हम जो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो साइंटिस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लगभग कितने प्रकार की स्पीशीज अर्थ पर पाई जाती हैं, ऑलरेडी नोन और एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो पहले ही पहचानी जा चुकी हैं और उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, उनका डिटेल स्टडी किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन दिया जा चुका है, वो लगभग कितनी है? अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन। एनसीईआरटी का डाटा है, एज इट इज याद करना है। 1.7 to 1.8 मिलियन, लगभग इतनी स्पीशीज को साइंस ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी है। अब इसमें से हिस्से तोड़े जा सकते हैं। ज्यादा कौन है जो डिस्क्राइब किए गए हैं? एनिमल्स। इसके लगभग 70%, अराउंड 70% जो वैल्यू आती है, लगभग 1.2 मिलियन के आसपास, दीज आर एनिमल स्पीशीज। हमने जितने डिस्क्राइब किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें एनिमल्स ही ज्यादा है। लगभग 1.2 मिलियन स्पीशीज जो है वो एनिमल्स हैं जो डिस्क्राइब की गई हैं। और एनिमल के अंदर भी पूछे तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? इंसेक्ट्स की। या टेक्निकल टर्म लिख कर देगा तो आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्लास इंसेक्टा का ग्रुप जिसके अंदर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कॉमन टर्म लिखेगा तो इंसेक्ट लिखकर छोड़ेगा। तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी प्लांट से काफी ज्यादा, और एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? इंसेक्ट्स की। फिर प्लांट का कितना रोल? ये लगभग अराउंड 0.5 मिलियन के आसपास प्लांट्स की हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। इनमें सबसे ज्यादा कौन? एंजियोस्पर्म्स। यही दुनिया के सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रखने वाले प्लांट्स हैं। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी प्लांट्स में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या इस 1.7 to 1.8 में अभी भी कुछ बचा? यस, यहां मैंने सेपरेट नोट में लिखा है। बाकी बची हुई जो स्पीशीज है वो किसकी है? माइक्रोब्स की है। उसको एनसीईआरटी ने यहाँ कोई ज्यादा दबाव नहीं दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई ज्यादा हरे माइक्रोब, पूरे बैक्टीरिया वगैरह के कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन की स्टडी इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो ये हो गया डाइवर्सिटी का मैग्नीट्यूड, कितने अमाउंट में डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या रट्टे की इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है। उसमें प्लांट ज्यादा, एनिमल में सबसे ज्यादा कौन? इंसेक्ट्स। यही याद करने वाले हैं पॉइंट्स। ये इस पॉइंट स्लाइड से आपके ये पॉइंट आएंगे जिनके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी वेरिएबल है अलग अलग हैबिटेट में। मैंने कहा ना, अपने अपने हैबिटेट की, फॉरेस्ट की अलग, ग्रासलैंड की अलग, पॉन्ड की अलग हो सकती है। तो डाइवर्सिटी में वेरिएशन मिलेगा। तो जैसे वेरिएशन मिलेगा तो तुरंत सवाल बनेगा, तो फिर ये बताओ कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दुनिया में कहां पाई जा रही है? बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर है जी, जो लगातार पूछा जाता है। छोटा सवाल है पर आता है एग्जाम में, लगातार पूछा जाता है, आगे तक 12th तक भी काम आता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो है जो अर्थ के इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने जंगल हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इनकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। जैसे साउथ अमेरिका में आप देखते हैं अमेजन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नाम लिखा है अमेजन, वो ऑनलाइन वाला अमेजन नहीं, जंगल की बात कर रहा हूं। तो ये जो अमेजन फॉरेस्ट है ये दुनिया के सबसे घने जंगल हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। यहां दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्रकार की स्पीशीज इस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पूछे तो आंसर आ गया जी। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा कैटेगराइज कर दे, ये तो हो गया अर्थ के लिए आंसर, कहे कि एक्वाटिक हैबिटेट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी बता दो कहां पर पाई जाती है, तब आंसर बनेगा कोरल रीफ्स में पाई जाती है। पहले याद करना है, मीनिंग भी बताऊंगा। कोरल रीफ्स में पाई जाती है। ये कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स है समुद्र के किनारे से थोड़ा अंदर जाएंगे अगर गहराई में,
तो जहां ज्यादा गहराई नहीं है, पर्याप्त सनलाइट जा रही है, गुड अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट रिच रीजन है, कार्बोनेट काफी अमाउंट में है, कार्बोनेट के शेल्स है वहां पर, और काफी गुड अमाउंट में पौधे वगैरह भी ग्रो किए हुए हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं कोरल रीफ्स। समुद्र में वो क्षेत्र है जो उसके किनारे से थोड़ी ही गहराई में प्रेजेंट है, ज्यादा गहरे नहीं है, गुड अमाउंट में सनलाइट जाती है, मिनरल रिच रीजन है, इनमें हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, गुड प्रोडक्टिविटी भी पाई जाती है। तो ये जो पॉइंट्स आ गए एक्वाटिक का, ये सबसे ज्यादा है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर दिए, टेरेस्ट्रियल पूछे, अर्थ पूछे, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक्वाटिक में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आंसर कोरल रीफ्स। फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, ये जो डाइवर्सिटी है हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, उनका नामकरण करने की कोशिश करेंगे, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये सब पूरी स्टोरी जिस साइंस के अंदर आएगी दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। वही साइंस क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, किन सिद्धांतों, किन रूल्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे वो, और कैसे करेंगे वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस, वो क्या कहलाएगा, वो पूरा कहलाएगा टैक्सोनॉमी। एनसीईआरटी कैसे लिखता है सिंपल शॉर्ट में टैक्सोनॉमी को, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, ये लिख दिया एनसीईआरटी में। उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है वो क्या है, प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल्स मतलब किन रूल्स के आधार पर करेंगे, ये भी तो जरूरत पड़ेगी ना, वो भी टैक्सोनॉमी है। उन रूल्स की स्टडी भी क्या है, टैक्सोनॉमी। खाली करना टैक्सोनॉमी नहीं है, कैसे करेंगे ये भी टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये थोड़ा उसका डिटेल्ड पॉइंट है। आप तुरंत ये सवाल कर सकते हैं कि आप क्लासिफाई करना ही क्यों चाह रहे हैं, रहने दो दुनिया में ऑर्गेनिज्म को, जहां रह रहा है जंगल में रह रहा है, जंगल में रहने दो, पानी में रह रहा है पानी में रहने दो, आराम से रहने दो ऑर्गेनिज्म को, क्यों फालतू में क्लासिफाई करते हो। देखो ह्यूमन बींग्स अपने बेनिफिट के लिए करते हैं जो करते हैं। तो अगर कल हमें किसी ऑर्गेनिज्म की कोई जरूरत पड़ती है, किसी प्लांट से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, किसी हार्मफुल एनिमल प्लांट से खुद को बचाने की जरूरत पड़ती है, किसी का यूज करना हो या उससे खुद को बचाना हो, दोनों आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसके कैरेक्टर्स पता है। अगर आपको उसके कैरेक्टर्स ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके कैरेक्टर्स को जानना, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको क्लासिफाई करना ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है। अपने वेलफेयर के लिए हम इनको तभी यूज कर सकते हैं। ये किस प्रकार से है क्लासिफिकेशन, जैसा मैं कई बार कहता हूं कि किताबों का ढेर लगा है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबकी किताबों का ढेर लगा है, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सबकी किताबों का ढेर लगा है। आपसे कहा कि इसमें से बॉटनी की किताब निकालो, लगे हुए ढेर में से किताबें हटाने, पता नहीं कहां जाके बॉटनी की किताब मिलेगी। लाइब्रेरी में जाके आपको ऐसा थोड़ी करना पड़ता है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको बॉटनी की किताब चाहिए तो आप हिस्ट्री के सेक्शन में थोड़ी जाके घुसेंगे। आप लाइब्रेरी में वहां पहुंचेंगे जहां साइंस का सेक्शन है, साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे तो जो बॉटनी की शेल्फ होगी, बॉटनी का एरिया होगा, उसमें जाके बॉटनी की किताब निकाल लेंगे। आपने ढेर में से किताबें ढूंढने के बजाय लाइब्रेरी में सीधे जाके बॉटनी की किताब निकाल ली। हाउ इट बिकेम पॉसिबल, ये तभी तो पॉसिबल हो पाया जब लाइब्रेरी में किताबें क्लासिफाइड तरीके से रखी हुई है। इट मीन्स if you want to conveniently use the things around yourself, you need to classify them. उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने उनको क्लासिफाई करके व्यवस्थित नहीं रखा है तो फिर जिस दिन भी जरूरत पड़ेगी उस दिन एक एक पन्ना उधेड़ते रहोगे और काम बनेगा नहीं कुछ भी। जैसे घर में भी कई लोगों की किताबें और सामान क्लासिफाई नहीं होता है, व्यवस्थित नहीं होता है, तो कोई भी सामान की जरूरत पड़ने के बाद पूरा ही सामान उधेड़ना पड़ता है उनको, वो अव्यवस्थित है। तो साइंस इसको व्यवस्था में लाना चाह रही है, यही टैक्सोनॉमी है। ये टैक्सोनॉमी, इसमें क्या क्या हिस्से आएंगे, इसमें पहला हिस्सा आएगा कैरेक्टराइजेशन का।
भाई आप किसी चीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे? बुक्स को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं तो पहले उनके करैक्टर पहचानेंगे ना। साइंस की किताब है कि ये हिस्ट्री की बुक है तो ये उसका करैक्टराइजेशन है। ऐसे ही एनिमल के करैक्टर पहचानते हैं आप, पहले एनिमल के करैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेट ऑफ करैक्टर्स, उन ऑर्गेनिजम्स के करैक्टर्स को आप डिटरमाइन करेंगे। किस आधार पर ये हिस्ट्री की बुक डिसाइड होगी? इसमें इतिहास की चर्चा है, हिस्ट्री की बुक है। इसमें कोई साइंटिफिक पॉइंट डिस्कस्ड है, साइंस की बुक है। साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके बाद में आपको आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन से प्रकार की किताब है। तो पहले आपको करैक्टर डिसाइड करने होंगे। पहला पॉइंट आ गया करैक्टराइजेशन का। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए है कि आपको पहले करैक्टर डिसाइड करने होंगे कि ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है, ऑर्गेनिज्म उड़ता है कि नहीं उड़ता है, 2 पांव है 4 पांव है, क्या स्थिति है इसकी, ये करैक्टराइजेशन है उसका। अगर जैसे एनसीईआरटी कहता है कि अगर कोई मैमल है तो आपको उसके करैक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है। ये करैक्टराइजेशन है जिसके आधार पर आप ये पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है, तभी पहचान हो पाएगी। कैरेक्टर्स चाहिए आपको कुछ, आपको अपने चारों तरफ ऑर्गेनिज्म देखकर उनमें से कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके आधार पर आपकी पहचान और क्लासिफिकेशन आगे बढ़े। यही क्या है? कैरेक्टराइजेशन है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन का। जब भी आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो उसके कैरेक्टर के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपने पहले कैरेक्टर की लिस्ट बना ली तो आप चेक करेंगे उस कैरेक्टर की लिस्ट में कि ये ऑर्गेनिज्म में बॉडी स्किन में हेयर है, इसके अंदर ईयर है, मेमोरी ग्लैंड है, ओके इट मस्ट बी अ मैमल। फिर अगर नहीं है तो आप देखेंगे क्या ये उड़ता है? हाँ उड़ता है। उड़ता है तो इंसेक्ट भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ती है। फिर ऐसे कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो इन दोनों को अलग कर सके। तो वो कैरेक्टर्स ही इन्हें पहचानने में हेल्प करेंगे कि वो एनिमल अगर उड़ता है तो वो इंसेक्ट है या वो बर्ड है। हाँ जी, बर्ड इंसेक्ट भी तो आते तो एनिमल्स में ही है ना, वो भी एनिमल का ही पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड सेपरेट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसके माध्यम से ऑर्गेनिज्म की ये पहचान होगी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, वही क्या है? उसका आइडेंटिफिकेशन है। फिर नोमेनक्लेचर। हमेशा ऑर्गेनिज्म को आप यूं थोड़ी कहते रहेंगे ऑर्गेनिज्म ए, ऑर्गेनिज्म बी, ऑर्गेनिज्म सी या 1 2 3, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको कुछ नाम रखना पड़ेगा। हाँ निश्चित सी बात है, नाम साइंटिफिक आधार पर, इंटरनेशनल रूल्स के आधार पर रखा जाएगा, जो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि आपके मन में जो भी आया अबलू डब्लू बबलू कुछ भी नाम रख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। साइंटिफिक मेथड्स है ऑर्गेनिज्म की नोमेनक्लेचर के। और फिर इसके आधार पर आप क्या करेंगे? इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। मैंने जैसे आपको बुक्स का एग्जांपल दिया, एनिमल का दिया, वही कहानी है। बुक के कैरेक्टर चाहिए आपको, उसकी पहचान चाहिए आपको, उसका नाम लिखा होना चाहिए ताकि बाद में आप उसको पढ़ सके। हर बार बुक नंबर 1 2 3 4 नहीं कर सकते आप। और फिर उनको क्लासिफाई करके उनकी जगह पर रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनका यूज किया जाएगा। क्लासिफाई किया गया कैसे? उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर है वो साथ साथ, जिनमें डिसिमिलर कैरेक्टर है वो अलग अलग। तो क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का क्या मतलब है? ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उनमें समानता और भिन्नता के आधार पर उनको कैटेगरीज में बांट दो। जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिजम्स के बारे में या बुक्स के बारे में, जो सिमिलर टाइप की बुक्स हैं वो एक जगह मिलेंगी, डिसिमिलर टाइप की बुक अलग जगह मिलेंगी। ऐसे ही आप सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखेंगे, जिनमें डिसिमिलरिटी होगी उनका ग्रुप अलग कर देंगे। यही क्या है? ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है। जो स्टोरी मैंने सुनाई, इसी को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। एनसीईआरटी थ्योरी में लिखता है, मैंने थोड़ा उसको इस प्रकार से प्लेस किया है। आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले, उनको आप कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। कैरेक्टर्स का उपयोग करना है, उनको अप्लाई करके देखना, यही क्या है? उनका कैरेक्टराइजेशन है। आपने सपोज, ऐसे आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, एक कैरेक्टर लिया कि क्या ये ऑर्गेनिज्म फ्लाई करता है। ऑर्गेनिज्म 1 जो आपको मिला उस पर राइट लगाया हुआ है मैंने। ऑर्गेनिज्म इसका मतलब ये फ्लाई करता है, 2 फ्लाई नहीं करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता है।
तो फ्लाई करने में मैंने कहा था ना आपसे, बर्ड हो सकती है, इंसेक्ट हो सकता है, तो यहाँ फ्लाई करने में आपको पहले से ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये बर्ड या इंसेक्ट होंगे। फिर आपने अगला पॉइंट लिया इसमें कि क्या इसमें बीक, चोंच प्रेजेंट है, तो यहाँ तो बीक है लेकिन आगे तो नहीं है, क्योंकि तो फ्लाई भी नहीं कर रहे थे और तो किसी में बीक नहीं है। फिर आपने कैरेक्टर ले लिया, क्या ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है? यहां पर केवल इस केस में फोटोसिंथेसिस करेक्ट आ रहा है और किसी केस में फोटोसिंथेसिस करेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो यही पता चल जाएगा कि ये प्लांट है, ना उड़ता है ना उसमें चोंच है, यही पता चल गया, फोटोसिंथेसिस से ही पता चल गया यस होते ही कि ये प्लांट है। ये भोजन खाता है, अगर बर्ड होगी तो भी भोजन खाएगी, कोई और एनिमल होगा तब भी भोजन खाएगा, इंसेक्ट भी भोजन खाएगा, प्लांट तो नहीं खाएगा, वो तो अपना भोजन खुद बना रहा है। फिर क्या उसमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं? एक ऐसे आपको समझाने के लिए, सारे कैरेक्टर नहीं लिख सकता एक स्लाइड पर मैं। क्या इसमें मेमोरी ग्लैंड है? बर्ड में नहीं होते हैं। ये एनिमल भोजन खाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। अगर इसमें मेमोरी ग्लैंड यस हो गया तो इसका मतलब ये कोई मैमल है, एक एनिमल है जो मैमल्स का ग्रुप का पार्ट है, और बाकी इनमें नो हो गए। अब हमने आइडेंटिफिकेशन किया, ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिए। आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि ये कोई बर्ड है। कौन सी बर्ड हो सकती है? सपोज ये एग्जांपल है केवल, जरूरी नहीं है यही बर्ड हो, स्पैरो है। कौन सा मैमल हो सकता है? जैसे काऊ है। कौन सा इंसेक्ट हो सकता है? जैसे ग्रास होपर है। कौन सा प्लांट हो सकता है? जैसे नीम है। सो व्हाट यू हैव डन इज एक्चुअली यूज्ड कैरेक्टर्स, identified them as plants, animals, and then named them, नेमिंग किया आपने उनकी, और फिर आप इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिनमें कॉमन फीचर है उनको पास रखो, जिनमें डिसिमिलर फीचर है उनको दूर रखो। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी चल रही है। इसी पॉइंट को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल लिए हैं, कहता है अगर आपको एक कुत्ता दिखाई देता है तो कुत्ते की आपके दिमाग में एक इमेज है, एक अनजान कुत्ता आपको दिखाई देता है तो उसको देख के आप पहचान लेंगे ना कि ये उसी कुत्ते के जैसा कुत्ता है, तो उसी ग्रुप का मेंबर है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुत्ते को गेहूं का पेड़ के पौधा कहने लगेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो समझ है चारों तरफ के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके आधार पर ये कैरेक्टराइजेशन, ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का प्रोसेस आगे चलेगा। अब इसमें ये जनरल याद करने वाले साधारण पॉइंट है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, ये पुरानी टैक्सोनॉमी है जो आंखों से बाहर मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर खाली क्लासिफिकेशन किया जाए, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल टैक्सोनॉमी। आज की डेट में इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि आज तो हम खाली मॉर्फोलॉजी से तो क्यों क्लासिफाई करेंगे। हमारे पास तो आज ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल, एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इकोलॉजिकल इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सबको यूज करेंगे और सबको यूज करके क्लासिफाई करें तो क्या हो जाएगी? मॉडर्न टैक्सोनॉमी हो जाएगी। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, छोड़ेंगे नहीं इसको भी यूज करेंगे। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल बायोलॉजी, उसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब कैसा एम्ब्रियो बना, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, ये क्या है उसकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब इकोसिस्टम के अंदर वो एक प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, कंज्यूमर है, क्या है। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, देन इट इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न टैक्सोनॉमी। यही कर रहे हैं ना आजकल। ये तो केवल पढ़ने के लिए, ऑप्शन देने के लिए, प्रैक्टिकल यूज तो आज क्लासिकल का कोई इस समय है नहीं। फिर इसी से रिलेट करते हुए और टर्म आए। टर्म एनसीईआरटी ने यूज की सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में एनसीईआरटी कहता है सिस्टेमा शब्द का क्या अर्थ होता है? सिस्टेमा शब्द का अर्थ होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो मैं पीछे किताबों के एग्जांपल में दे रहा था वो यहाँ ऑर्गेनिज्म के लिए लिखा है एनसीईआरटी ने। एक व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, यही क्या है? सिस्टमैटिक्स है। लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है ना, ये वास्तव में काफी बड़ा टर्म है। मतलब आज की डेट में आप जितना ये क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सब एक शब्द के अंदर आ सकता है और वो शब्द है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स को इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, इट इज अ वाइड टर्म।
वाइड मतलब ये एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर काफी कुछ समाया हुआ है, विच इंक्लूड साइंटिफिक स्टडी, ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक स्टडी भी है इसके अंदर, देयर आइडेंटिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उनका नोमेनक्लेचर है और उनका क्लासिफिकेशन भी है। और उस क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी लिखता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी उपयोग होगा, मतलब कौन किससे इवोल्व हुआ है, जो कॉमन पेरेंट होंगे जिनके, उनको एक साथ रखा जाएगा। मींस अगर ह्यूमन बींग्स का जो ओरिजिन है वो दूसरे रिलेटेड जो प्राइमेट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, चिंपैंजी वगैरह हैं, उससे रिलेटेड है, तो क्लासिफिकेशन में हमारा जो प्लेस होगा वो उनके करीब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन में जहां से ओरिजिनेट हुए हैं तो उनके जो ग्रुप्स होंगे वो भी उनके करीब ही रखे जाएंगे। ये बात कहता है एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी कहता है जो मैंने यहां पर लिखा है कि इसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब कुछ आएंगे। जो टैक्सोनॉमी है वो इससे थोड़ा छोटा शब्द है। टैक्सोनॉमी का मेन टारगेट है रूल और उसका उपयोग, क्या रूल है और उसका उपयोग कैसे करना है। सिस्टमैटिक्स ज्यादा बड़ा शब्द है जिसमें सामान्य साइंटिफिक स्टडी भी आती है। इट मींस एनीथिंग scientific study, classification, identification, all related to any scientific arrangement of organism is included under systematics, including their evolutionary relationship. अब यहाँ पर इसमें भी दो टर्म यहाँ पर आते हैं, तो एक तो जनरल सिस्टमैटिक्स हो गया, फिर एनसीईआरटी ने तो नहीं दिया ये टर्म, लेकिन ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा, क्वेश्चंस में। नियो सिस्टमैटिक्स, जूलियन हक्सले का दिया हुआ टर्म नियो सिस्टमैटिक्स। नियो मतलब न्यू, नया सिस्टमैटिक्स। लिखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि और कुछ नहीं है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले मॉडर्न टैक्सोनॉमी कह रहा था वही है। घूम घाम के आप वहीं आ जाएंगे, वही मीनिंग निकलेगा, सेंस बिल्कुल वही निकलेगी इसकी कि नियो सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट मॉडर्न टैक्स। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के एस्पेक्ट है इसमें, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, वही आगे कहानी देख लो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल रोल, और साथ में क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको दोबारा लिख के अंडरलाइन क्यों किया, इसी का मेन रोल है। जब ओरिजिनल टर्म दिया गया था सिस्टमैटिक्स, तो उसमें शुरू में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं थे। आप कहेंगे कि मैंने तो यहां भी लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नियो टर्म दिया ही नहीं। तो अगर कोई कहने लगे आपसे कि क्या सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आती है, हाँ पक्का आती है। हाँ, अगर सवाल दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए, एक लिखा हो सिस्टमैटिक्स और एक लिखा हो नियो सिस्टमैटिक्स, तब इवोल्यूशनरी किस में लगाओगे, नियो में लगाओगे। लेकिन अगर नियो ऑप्शन में ही नहीं है, जैसा एनसीईआरटी ने कर दिया, नियो दिया ही नहीं, अब नियो दिया नहीं लेकिन इवोल्यूशनरी शब्द तो लिख दिया उसने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो क्या किया इसका मतलब, उसने टोटल सिस्टमैटिक्स एक जगह ही कंसीडर कर लिया। इसलिए मैंने दो हिस्सों में समझाया है कि क्या सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आती है, यस बिल्कुल आती है, लेकिन सिस्टमैटिक्स के कौन से टाइप में आती है, नियो वाले में आती है। तो अगर ये ऑप्शन आ जाए तो यही बेटर आंसर होगा। इसके अंदर ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी प्लेस किया जाता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एक एक पॉइंट को पहचानना है, लर्न करना है, टर्मिनोलॉजी छूटनी नहीं चाहिए। टर्मिनोलॉजी के भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी बराबर इसके साथ पढ़ते हुए चलना है हमें। सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टमैटिक्स और द टैक्सोनॉमिकल टर्म्स आर साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो नाम से पता चलता है सेल। साइटोटैक्सोनॉमी यूजेस द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और सेल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिक पर्पज। क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक पर्पज के लिए ये यूज करता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को। ये तो जनरल पॉइंट हो गया साइटोलॉजिकल। तो साइटोलॉजिकल मतलब सेल में भी काफी चीजें हैं, उसका भी क्या मेन भाग है
उसके जो मेन कंपोनेंट है ये यहाँ पर मेंशन किया कि साइटोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब है। इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, उस स्पीशीज में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं उसके सेल्स में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है। किसका बिहेवियर? ऑर्गेनिज्म का, ना क्रोमोसोम का बिहेवियर। मतलब जब सेल डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम का बिहेवियर, मतलब उनका कंडेंसेशन होना, उनकी मूवमेंट होना, ये क्रोमोसोम का बिहेवियर है। तो ये जो साइटोटैक्सोनॉमी टर्म है, इसमें मेन जो है आप रिकॉग्नाइज करेंगे वो है क्रोमोसोम। तो साइटोटैक्सोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट? क्रोमोसोम। एकदम आसानी से याद रहेगा, दोनों सी के टर्म है, सब सी से रिलेटेड है। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल, क्रोमोसोम। क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तो वो सेल के दूसरे फालतू कंपोनेंट लिखता है ऑप्शंस में। बच्चे को देख के लगता है अच्छा है तो ये भी सेल के अंदर ही, तो क्या करूं, है तो बाकी कंपोनेंट भी सेल के अंदर। उनका इतना महत्व नहीं है। जो मेन टारगेट है सेल का, कौन सा कंपोनेंट है, वो है क्रोमोसोम। उसका नंबर, उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर, ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो साइटोटैक्सोनॉमी में यूज होती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये टर्म्स दिए हैं आगे जाकर प्लांट किंगडम के चैप्टर में, उनको हमने यहीं ले लिया है। ये टैक्सोनॉमी के बेसिक आइडिया से ही रिलेटेड है। एनसीईआरटी ने ये जो आपको दिया है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 30 पर जाकर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। चैप्टर चेंज हो गया उसका, वो कुछ इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाकर लिख देता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे काम के पॉइंट है। ये अगले चैप्टर में जाकर एनसीईआरटी ने दिया, यहीं पर मैंने इसको लेकिन कवर किया है। वहां पर भी दोबारा नाम आता है इसका, लेकिन यहां पर भी इसको जानना जरूरी है। फिर इसी के साथ वहीं उसी पेज पर, पेज नंबर 30 पर एनसीईआरटी अगला जो टर्म देता है वो देता है कीमोटैक्सोनॉमी। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल्स से रिलेटेड है कीमोटैक्सोनॉमी। तो केमिकल्स किस प्रकार के किसी ऑर्गेनिज्म में, या पर्टिकुलरली जो मेन टारगेट है वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसके आधार पर, उनके वेरिएशन के आधार पर क्लासिफिकेशन में सहायता लेना, यही कीमोटैक्सोनॉमी है। यूजेस, ये जो कीमोटैक्सोनॉमी है क्या करती है, यूजेस केमिकल कैरेक्टर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे एल्कलॉइड्स, ये क्लास है कंपाउंड्स की, एल्कलॉइड एक ग्रुप है कंपाउंड का। अभी आपको सारे एल्कलॉइड नहीं जानने, नाम याद करना है कि एल्कलॉइड एक ग्रुप है प्लांट्स का, केमिकल्स का। टेनिन्स, टेनिन्स भी एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स भी एक प्रकार के लिपिड्स हैं, इनका भी यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के पर्पज में। एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें खुशबू आती है प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की, और पॉलीसैकेराइड्स जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। मैं इसको डेली लाइफ में ऐसे बोलता हूं, जैसे आप देखते हैं कि जो गार्लिक है, लहसुन है, उसमें एक अलग प्रकार की एक स्मेल आती है। अगर कोई अनजान प्लांट है और उसमें गार्लिक जैसी स्मेल आ रही है, तो सामान्य व्यक्ति भी ये देखकर पहचान जाएगा कि ये गार्लिक से रिलेटेड लग रहा है। साइंटिफिक स्टडी भी यही कहती है कि गार्लिक में वो स्मेल भी कुछ स्पेशल सल्फर कंपाउंड्स की वजह से है, और अगर ऐसी स्मेल और किसी प्लांट में आ रही है तो हाई चांसेस है कि वो क्लासिफिकेशन के टर्म्स में भी गार्लिक से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं क्लासिफिकेशन में, इनकी भी सहायता ली जा सकती है। फिर ये बेसिक आइडिया पूरा जानने के बाद टैक्सोनॉमी के बारे में, अब हमारा जो अगला हिस्सा टैक्सोनॉमी के अंदर आ गया वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नाम रखना मैंने पहले भी कहा बहुत जरूरी है। आप हमेशा किसी को नंबर देकर काम नहीं चला सकते, प्लांट नंबर 1 2 3 4 या ABCD, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसका नाम रखना पड़ेगा। घर में अगर बच्चे हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप ऐसे नहीं कि उनके नंबर होते हैं, पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2, नहीं, उनके नाम होते हैं। नाम चाहिए आपको, सारी दुनिया में नंबर नहीं डाले जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको नोमेनक्लेचर चाहिए। जो नेमिंग है ऑर्गेनिजम्स की, वही क्या है, नोमेनक्लेचर है। इसी को आप क्या कहते हैं, नेमिंग को ही आप नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये नेमिंग अलग अलग प्रकार की है। ऑर्गेनिजम्स के लोकल नाम हो सकते हैं, लेकिन इनमें समस्या क्या है,
ये हाईली वेरिएबल होते हैं। जो लोकल नेम्स होते हैं ये बहुत वेरिएबल होते हैं। डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग एरिया में इनमें वेरिएशन मिलेगा आपको। इवन एक ही कंट्री के अंदर ही आपको वेरिएशन मिल जाएगा। जैसे मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिखा है प्याज के बारे में। इन इंग्लिश और इंग्लिश एरियाज दे कॉल इट ऑनियन, हिंदी एरियाज में प्याज, और मराठी में, महाराष्ट्र के एरिया में कांदा। कई मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये अनियन, प्याज, कांदा। अब आप किसी एरिया में जहां कोई अगर प्याज शब्द ही नहीं पहचानता है, तो ऐसे एरिया में अगर आप प्याज शब्द का उपयोग करेंगे तो आपकी बात को समझेगा ही नहीं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप एक साइंटिफिक बुक में किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और आपने कोई ऐसा नाम उपयोग कर दिया जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एरिया के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से नाम बदल जाए, तो आपके तो ऑर्गेनिज्म को लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, दुनिया भर में वो नाम एक जैसा ही रहे, अलग अलग एरिया में नाम नहीं बदल जाए, क्योंकि अगर नाम बदल गया तो डिस्क्रिप्शन पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। सो लोकल नेम्स कैन बी वेरिएबल, इसलिए जरूरत पड़ी, देयरफॉर नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल नेम्स, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल नेम्स की जरूरत पड़ी ताकि दुनिया भर में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही रहे, चेंज नहीं हो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। और ये स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? इस स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम की शुरुआत होती है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो दिया कैरोलस लिनस ने। कैरोलस लिनस, बिल्कुल ये स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है, पहले भी एग्जाम्स में आया, एकदम आसान है, एनसीईआरटी भी एज इट इज देता है। कैरोलस लिनस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को सबसे पहले प्रपोज किया। आज भी अब यही सिस्टम यूज होता है। बाइनोमियल का क्या अर्थ है? नाम में दो भाग आएंगे जो अभी दिखेंगे आपको। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन्होंने पहले प्लांट्स के लिए यूज किया, इस बुक में उन्होंने प्रमोट किया, इसको सबसे पहले यूज किया, और बुक का नाम ये स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम बुक के अंदर इन्होंने इसको यूज किया, प्लांट्स के लिए यूज किया। 1753 ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां सबसे पहले उपयोग हुआ है उसका क्वेश्चन आ जाता है। 1753 में सबसे पहले इन्होंने इस सिस्टम को यूज किया, बाइनोमियल सिस्टम को। फिर बाद में इन्होंने ही एनिमल्स के लिए भी अपने इस सिस्टम को यूज किया सिस्टेमा नेचुरे में। सिस्टेमा नेचुरे जो बाद में इनकी 1758 में 10th एडिशन की जो बुक आई थी, सिस्टेमा नेचुरे, इसका 10th एडिशन आया था 1758 में, उसमें इन्होंने इसको यूज किया। इस ईयर को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, सारे नहीं पूछता है। सबसे पहले कहाँ उपयोग हुआ? 1753 बाय कैरोलस लिनस, स्पीशीज प्लांटेरम। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो बाइनोमियल सिस्टम, कैरोलस लिनस। फर्स्ट इन विच ईयर? 1753। नेम द बुक, स्पीशीज प्लांटेरम। बाद का वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट उतना नहीं है, मैंने लिख जरूर दिया है, आपकी जानकारी में रहे कि एनिमल में कब से आया, लेकिन इसी पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये शुरुआत कर दी कैरोलस लिनस ने बाइनोमियल सिस्टम की। इस बाइनोमियल सिस्टम में साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है और दुनिया भर में एक जैसा रहता है। इज नाउ यूज्ड, एनसीईआरटी कहता है कि अब इसका उपयोग दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट करते हैं। इज नाउ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट इसका उपयोग करते हैं। और ये कुछ क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ सिद्धांतों और रूल्स के ऊपर बेस्ड है। इन रूल्स की लिस्ट बनाई गई है, इन रूल्स को एक प्रकार से व्यवस्थित किया गया, अरेंजमेंट किया गया है। प्लांट्स के लिए बाइनोमियल सिस्टम के रूल्स को व्यवस्थित करने का जो एक गाइड है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ICBN, इंटरनेशनल कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम आता है, ये एब्रिविएशन पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना है, कोड, यही गलती कराई जाती है बच्चे से। यहां लिख देगा ऑप्शन में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ना काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही एनिमल्स के लिए
ICZN, एकदम आसान, एक याद रह गया तो बनेगा अपने आप, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इधर थोड़ा संभल के चलना है, उल्टा हो गया, ICBN की जगह ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये तीनों टर्म याद रखनी है, ICBN बॉटनिकल, ICZN जूलॉजिकल, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए जो कोड है, जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया रूल्स का एक कोड है, वो बैक्टीरिया के लिए ICNB। तीनों मैंने लिस्ट कर दिए। ये एक प्रकार से आपको एक क्राइटेरिया बना कर देते हैं कि किस आधार पर आप किसी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया की नेमिंग कर सकते हैं। अब इसमें से हमने पहले जो हमारा मेन डिस्कशन भी है, ICBN के बारे में चर्चा की। बायनोमियल नेम्स बेस्ड ऑन ICBN। ICBN मैंने पहले भी कहा, वही यहां लिखा है, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम्स नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। ICBN एक कोड है which is a collection of rules or criteria for scientific nomenclature of plants। तो ये एक रूल्स का कलेक्शन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे भी धोखे दिए जाते हैं। ये केवल एक रूल्स का कलेक्शन की बुक समझो आप इसको, ये कहलाती है ICBN। अब इसके अंडर क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप किसी प्लांट की नेमिंग करते हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम नेमिंग होगी। बायनोमियल सिस्टम की नेमिंग में किसी भी स्पीशीज के लिए नाम में दो कंपोनेंट आएंगे या दो शब्दों का उपयोग होकर, टू वर्ड्स का उपयोग होकर नाम दिया जाएगा। तो बायनोमियल यहां से आपको क्लियर और होना शुरू होगा कि बायनोमियल सिस्टम में किसी भी स्पीशीज के नाम में, पूरे नाम में दो शब्द आएंगे, दो कंपोनेंट होंगे। वो कंपोनेंट क्या है? ये आ गए। कंपोनेंट ए, नेम ऑफ जीनस, उस स्पीशीज के पूरे नाम में पहला भाग है नेम ऑफ जीनस और दूसरा भाग कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जांपल से दिखेगा आपको, जैसे पोटैटो, आलू का साइंटिफिक नेम पढ़ा भी हो सकता है कई सारे लोगों ने, सोलेनम ट्यूबरोसम। जो इसको पहले पढ़ चुके होते हैं या 12th पास बच्चे होते हैं, वो तो इसको कई बार देख चुके होते हैं। जो बच्चा नया 11th में है उसके लिए थोड़ा नया होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें से सोलेनम जो है वो इसका जेनेरिक नेम है। दो तरीके से लिखते हैं, या तो नेम ऑफ जीनस, या नेम ऑफ जीनस को ही क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम कहते हैं। और ये वाला भाग, दूसरा हिस्सा, ये कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज का पूरा नाम, दो शब्द से बचना है, ये अकेला हिस्सा स्पीशीज का नाम नहीं हो सकता। स्पीशीज का पूरा नाम तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, ये इतना टुकड़ा कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ट्यूबरोसम, ये लिखा आपके सामने। तो बाइनोमियल हो गया, दो टुकड़े हो गए नाम के। बाइनोमियल सिस्टम जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे ही और एक एग्जांपल लिया, सब वेल नोन एग्जांपल, एनसीईआरटी के एग्जांपल। जैसे एग्जांपल लिया यहां पर मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बाइनोमियल सिस्टम के अंदर आपको ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसा दिखाई देगा। दोनों हिस्सों को जरा पहचान लेंगे तब अगले पार्ट पर जाएंगे। एकदम आसान है। बाइनोमियल सिस्टम टू पार्ट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। फिर इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट लेटर है जेनेरिक नेम में वो कैपिटल है। ये देख लो आपके सामने, मैंजीफेरा का एम कैसा है? कैपिटल है। लेकिन जो फर्स्ट लेटर है स्पेसिफिक एपिथेट का वो स्मॉल है। ये आपके सामने आई क्या है? स्मॉल है। मैंजीफेरा की स्टार्टिंग कैपिटल एम से, लेकिन इधर स्टार्टिंग कैपिटल से नहीं है। सो जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। इसको कभी कभी आप जरा थोड़ा और अंग्रेजी बदल के लिखना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर को आप अपर केस, टाइपिंग में बोलते हैं ना अपर केस, और स्मॉल लेटर को आप लोअर केस भी बोल देते हैं। तो कहीं ऑप्शन में आ जाए अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर की बात कर रहा है वो।
तो ये आपके सामने एग्जांपल आ गया मैंजीफेरा इंडिका का, उसी को दोबारा यूज किया। जब इनको आप हाथ से लिखेंगे या पुराने टाइपराइटर जिनमें होते थे जो टाइप करेंगे उसमें रिटन और टाइप्ड, क्योंकि उसमें ज्यादातर केस में इटैलिक का ऑप्शन नहीं था, फॉन्ट को चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, तो राइट और टाइप्ड पुराने टाइपराइटर में करेंगे तो इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। आपके सामने देखेंगे मैंने जितनी बार भी ये नाम लिखे हैं आपके सामने इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, साइंटिफिक नेम्स को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। ये रूल है, रूल को ही फॉलो कर रहा हूं मैं, ये रूल है सेपरेटली अंडरलाइन। ये वाला तो पॉइंट मैंने बाद में आपको समझाने के लिए यहाँ नीचे मार्क किया, अदरवाइज इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। और अगर आप इसको कंप्यूटर वगैरह से जहां फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इटैलिक्स एक फॉन्ट होता है जिसमें जो अक्षर होते हैं वो थोड़े तिरछे नजर आते हैं, उसको बोलते हैं आप इटैलिक्स फॉन्ट में ये प्रिंट होगा। तो ये बिल्कुल एज इट इज रूल्स हैं जो याद करने के हैं। तो इसका मतलब दो पार्ट बाइनोमियल सिस्टम के अंदर, जिसमें से जेनेरिक की स्टार्टिंग कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगी। आप हाथ से लिखेंगे, टाइप करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंट होंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। ये इनके बेसिक रूल है। और क्या जुड़ेगा रूल में? नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज द नेम, वो नाम उस स्पीशीज का पूरा जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट मिलाकर जिस साइंटिस्ट ने दिया है उस साइंटिस्ट का नाम कैन बी, मैंडेटरी नहीं है, कैन बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कैरोलस लिनस ने नाम दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका आप देखेंगे मैंने रूल्स को फॉलो किया, मैंजीफेरा लिखा, इंडिका लिखा, कैपिटल से लिखा, स्मॉल से लिखा, सेपरेटली अंडरलाइन किया, और सामने ये लिनियस के लिए LINN लेन, ये कैरोलस लिनस का नेमिंग यहां पर की गई है। लेकिन आप नोटिस करेंगे लिनस को अंडरलाइन नहीं किया गया है। जो साइंटिस्ट का नाम अगर आपने एब्रिविएशन में आगे लिखा है तो वो अंडरलाइन नहीं होगा। ये आ गया आपका अगला रूल। साइंटिस्ट का नाम यदि आपने लिखा है ना तो वो अंडरलाइन होगा, और अगर प्रिंट हुआ है ना इटैलिक में होगा। ये प्रिंट हुए तो इटैलिक में होंगे। ये रूल सारे आपको फॉलो होते हुए यहां पर दिखाई देंगे। और नेम्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। नेम कहां से डिराइव हो रहे हैं? लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हो रहे हैं ज्यादातर केस में, यूजुअली। और कभी कभी कहां से? ग्रीक से भी इनके शब्द लिए जा सकते हैं जिससे नाम रखा जाए, क्योंकि ये कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। हाँ, पहले याद करना, मीनिंग भी बताऊंगा। ये कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेजेस है। तो डेड लैंग्वेज से शब्द लेने का फायदा क्या हुआ? डेड लैंग्वेज में बदलाव नहीं होते। जो भाषा हम आज भी उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, इनमें क्या होता है? नए शब्द आ गए। आज किसी चीज का आविष्कार हुआ जी, कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर के लिए एक नया नाम दे दिया ना, कंप्यूटर। अब हिंदी में कोई एक शब्द का नाम तो कंप्यूटर का नहीं है, तो हम हिंदी में भी उसको क्या लिखते हैं? कंप्यूटर। आज से 100 साल पहले हिंदी में, इंग्लिश में कंप्यूटर जैसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब जुड़ गया। इसका मतलब ये लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है। किसके साथ? हमारी आवश्यकताओं के साथ। नई चीजें दुनिया में आती हैं तो लैंग्वेज में नए शब्द जुड़ते हैं। तो अब इंग्लिश में कितने सारे नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं, हिंदी से जा रहे हैं। आज की आप अंग्रेजी की डिक्शनरीज देखेंगे, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अपडेट होती है, उसमें हिंदी के शब्द, जुगाड़ जैसे शब्द भी अंग्रेजी में चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज अपडेट होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जो लैंग्वेज आज की डेट में उपयोग नहीं हो रही उसको कोई क्यों अपडेट करेगा? इसलिए वो लैंग्वेज डेड है। इसका फायदा क्या हुआ इसमें से शब्द लेने का? इसमें से शब्द लेने का ये फायदा है कि यदि लैंग्वेज बदलेगी नहीं तो कितने वर्षों तक आगे जब लैंग्वेज नहीं बदली तो उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक शब्द का मीनिंग आज ये था और 100 साल बाद, 200 साल बाद शब्द का मीनिंग बदल गया। जब लैंग्वेज ही नहीं बदल रही तो उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा। जिस अर्थ से वो नाम आज दिया गया है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए डेड लैंग्वेज से शब्द लेना उचित माना गया। ज्यादातर लैटिन से और कभी कभी ग्रीक से भी आपको नाम लिए हुए मिलेंगे। टिप्स पर रखना है चीजों को। बाइनोमियल में से सब सवाल बनते हैं। बाइनोमियल 2 पार्ट्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। If they are written in hand or typed, they are separately underlined. If
प्रिंटेड इटैलिक्स। साइंटिस्ट का नाम आगे जोड़ा जा सकता है एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट में, लेकिन ऐसा करने पर भी वो ना अंडरलाइन होगा ना इटैलिक में होगा। और शब्द कहां से लिए जा रहे हैं? डेड लैंग्वेज से, लैटिन से मुख्य रूप से, और कभी कभी ग्रीक से। ये मेन रूल आ गए आपके ICBN के बारे में।